ह्यूमन राइट्स के बारे में बहस करना तो यू हैव बिकम टेररिस्ट. What is the meaning? He should not have made that statement. And I asked him, कौन है ये टेररिस्ट, कौन है ये एक्सट्रीमिस्ट? है कोई एक बंदा, दो बंदा होगा? Out of 1 million, 6 in Canada, you have 1 or 2 some terrorists are roaming around. And if they are roaming, you catch them, you punish them. No problem. We will support, you catch them. But to insult, I think it is an insult to the Sikh people. बोलने का जन्मसिद्ध अधिकार है. Nobody can say, आपने कहा कि हमें separate part चाहिए. You are a terrorist, you are separatist, you are insurgent. You cannot say. बोलने का अधिकार है. कानूनी तरीके से अलग स्टेट के लिए आप एजिटेशन कर सकते, कानूनी तौर से आप लीगल मेजर्स ले सकते हो यूएन में अगर अलग अलग जगह. लेकिन यू हैव अ राइट टू स्पीक, यू हैव अ राइट टू शाउट स्लोगन्स, यू हैव अ राइट टू एजिटेट लीगली, यू हैव अ राइट. ये लोग ब्लडशेड करना नहीं चाहते. ये नॉन वायलेंट लोग हैं. आदिवासी लोग नॉन वायलेंट है, दलित नॉन वायलेंट है, झुग्गी झोपड़ी नॉन वायलेंट है, खेतीहर मजदूर नॉन वायलेंट है, किसान लोग नॉन वायलेंट है. लेकिन हिंसा होता है ऊपर से, सरकार की तरफ से. स्टेट इज द बिगेस्ट टेररिस्ट. क्योंकि हमारे सरकार में जो लोग हैं और ऑपोजिशन में जो लोग हैं, ये ब्रिटिश से भी और बेकार है, ब्रिटिश से भी और खतरनाक है. दे डू मोर वायलेंस देन द ब्रिटिश. ब्रिटिश ने जो हिंसा किया हमारे लोगों के ऊपर, मुझे लगता है कि इंडियन लोगों के ऊपर ज्यादा हिंसा करता है. प्राइम मिनिस्टर कम्स एंड सेज कि पूरा कम्युनिटी को स्टिग्मेटाइज किया, पूरा कम्युनिटी को बदनाम जैसा किया कि दीज आर पीपल. और प्राइम मिनिस्टर अगर कहेगा तो आम जनता क्या करेगा? दे विल थिंक इट इज वेरी सैड व्हाट ही डिड. पता नहीं किसने उसको इन्फॉर्मेशन दिया, बट ही इज प्राइम मिनिस्टर, ही शुड नो. इंडिया सरकार कोई भी आलोचना सुनने के लिए तैयार नहीं है. जो डेमोक्रेटिक बातें हैं, देखिए साहब, आपके देश में इतने लोग कत्ल हो गया, डेमोक्रेसी इस एरिया में खत्म हो गया, लोगों को जान से मारा, लोगों को डिसअपियर किया, क्रेमेशन हो गया पंजाब में, ये हो गया बॉम्बे में, ये हो गया गुजरात में. लेकिन भारत सरकार कोई भी आलोचना सुनने के लिए तैयार नहीं है. और दुख की बात यह है कि इंटरनेशनल लेवल पर जो देश पहले आलोचना करते थे, डिस्कशन करते थे, अब सब चुप हो गए, क्योंकि ट्रेड करना चाहेंगे, प्रॉफिट करना चाहेंगे. Are you implying that India is an international bully? India is very much international bully, as much as China is international bully, very much. तो इंडिया का पोजीशन ये है कि आप मानवीय हक के बारे में आप बात मत करो, आप ट्रेड करो. आप अगर मानवीय हक के बारे में बात करोगे तो आपका ट्रेड रिलेशन खराब हो जाएगा. गुड गवर्नेंस ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਖਤੀ ਵਰਤਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, अनुशासन कायम रखना ਪੈਂਦਾ, वरना मुल्क के टुकड़े हो जाएंगे. आम जनता में कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जो चाहता है कि हम टुकड़ा हो जाओ, ये टुकड़ा हो जाओ, ये टुकड़ा, कोई नहीं चाहता. तो ऑर्डिनरी लोगों को बोलना और ब्रेवली बोलना, खुलेआम से कहना जो सही है, टू स्पीक द ट्रूथ. इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया you will be killed if you speak the bloodshed निश्चित होगा इंडिया में. it will definitely, blood of the people will flow. शहीद, बहुत लोग शहीद होंगे in changing society, निश्चित. that is the future of India, very dark future. ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ, ਬੰਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਿੰਤਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਹੋਈ ਸਕੀਮ ਸੀ. ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਇਸ ਕਦਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਗਰੁੱਪਸ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕੋਲਿਨ ਗੋਨਜ਼ਾਲਵਸ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ. ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ, ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਆਦੀਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਔਰ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦਿੰਦੀ ਸੀ
ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਕੀ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਹੈ, ਵਪਾਰ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਚੀਨ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੋਨੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਘਾਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਦਰਅਸਲ ਉਹ PhD ਨੇ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਾਲਨ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਂਡ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਹੋਰ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਹਨ? ਕੀ ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਨੇ? 84 के बाद 1992 बॉम्बे शहर में हमला हुआ मुसलमानों पर। उस वक्त बीजेपी और शिवसेना सरकार थी और कार्यकर्ता लोगों ने मुसलमानों पर हमला किया, जलाया लाशों को। जैसा 84 में हुआ दिल्ली में, वैसे बॉम्बे में हुआ था और 3000 मुसलमान को कत्ल किया। और जैसे 84 में कोई जस्टिस तो नहीं हुआ, न्याय तो नहीं मिला लोगों को, वैसे 1992 जेनोसाइड के बाद किसी का भी प्रोसिक्यूशन नहीं हुआ, किसी को भी लाइफ सेंटेंस नहीं मिला। सब जो क्रिमिनल लोग हैं दे आर वॉकिंग फ्री इन महाराष्ट्र। तो न्याय तो नहीं मिला लोगों को। 1992 के बाद 2002 में गुजरात में हमला हुआ। गुजरात में करीब 2-3 हज़ार मुसलमान को ख़त्म किया और ख़त्म करने के बाद वही सिचुएशन है। बहुत कम लोगों का प्रोसिक्यूशन हुआ। जिसको बयान देने का था उसके घर में लोग आएंगे, पॉलिटिकल पार्टी के लोग आएंगे और धमकी देगा कि तुम अगर बयान दोगे कोर्ट में तो तुम्हारा पूरा परिवार को हम ख़त्म करेगा। तो डर की वजह से लोगों ने बयान तो नहीं दिया, केस वापस ली। और उसके बाद 2007 में उड़ीसा खंडमल डिस्ट्रिक्ट में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों ने हमला किया दलित क्रिश्चियन के ऊपर। उसमें 150 ईसाई लोगों को मार डाला, उनका घर जलाया, धमकी दिया सबको। तो एक के बाद एक सब जगह राइट, जेनोसाइड जैसा सिचुएशन है इंडिया में। कहता है कि डेमोक्रेसी है, कहता है कि राइजिंग इंडिया, शाइनिंग इंडिया है, लेकिन अगर पर्दा थोड़ा ऊपर करेगा तो देखने को मिलेगा कि इंडिया में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। इंडिया में वायलेंस है। लैंड ऑफ गांधी एंड नॉन वायलेंस में बहुत ही हिंसा है, सब जगह हिंसा, और ज़्यादातर स्टेट स्पॉन्सर्ड हिंसा है, स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस। उड़ीसा में देखा जाएगा तो स्टेट का सपोर्ट था जब अटैक हुआ। मोदी सरकार ने सपोर्ट किया जब जेनोसाइड हुआ गुजरात में। 84 राइट्स में फुल सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्ट। पुलिस देखते रहा तमाशा, दे डिड नॉट इंटरफियर, क्योंकि ऊपर से ऑर्डर आया, डोंट टच एनीबडी, रिस्पेक्ट हिंदू सेंटिमेंट, रिस्पेक्ट कांग्रेस सेंटिमेंट, रिस्पेक्ट ऑल द सेंटिमेंट। मोदी ने लोगों को कहा, पुलिस को कहा, यू मस्ट रिस्पेक्ट हिंदू सेंटिमेंट। कल से हमारा बंद है, कल से राइटिंग शुरू हो जाएगा, यू मस्ट रिस्पेक्ट हिंदू सेंटिमेंट। So like that, 84 riots also, central government gave clear signal, you must respect sentiments of people. Riot अगर करेगा तो करने दो, let them do. एक तरफ तो आप कहते हैं कि हिंदुस्तान में कोई डेमोक्रेसी नहीं है जी, दूसरी तरफ आप हिंदुस्तान की सरकार के खिलाफ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति पर प्रचार कर रहे हैं। आपको जान को तो कोई खतरा नहीं? देखिए साहब, मैं दिल्ली में वकालत करता हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता हूँ। अगर मैं ये शब्द, अगर समझो मैं पंजाब में अगर करता था, अगर कश्मीर जाके अगर मैं ये बात करूँगा, और मैं अगर कोई मामूली वकील था या जैसे कि लोअर कोर्ट में प्रैक्टिस करता तो मुझे पकड़ता था। कश्मीर में मुझे लगता है कि 6 महीने के अंदर मुझको ख़त्म करने वाला था, ऐसा है। तो ऑर्डिनरी लोगों को बोलना और ब्रेवली बोलना, खुलेआम से कहना जो सही है, to speak the truth in many parts of India, you will be killed if you speak the truth. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉੜੀਸਾ ਚ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚ ਹੋਰ ਸਟਰਗਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ,
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੇ? 1984 में जब जेनोसाइड हुआ तो शायद कमज़ोरी ये थी कि बाकी के राज्य में जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है और जो सोशल मूवमेंट्स है, शायद हम लोगों ने उतना ध्यान नहीं दिया जो देना चाहिए था, उतना सपोर्ट नहीं दिया जो देना चाहिए था, क्योंकि एटीट्यूड ये था कि पंजाब का प्रॉब्लम पंजाब का ही है। हमारा जो विचारधारा था, हमारा जो दृष्टिकोण था, वो अलग अलग जैसा कंपार्टमेंट में गया, आइसोलेटेड व्यू पॉइंट जैसा था। लेकिन इतने सारे राइट होने के बाद 92, 2002, 2007 अब ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट का एटीट्यूड जो है उसमें चेंज आ गया। हमको ये लगता है कि अगर सब साथ में नहीं आएगा, अगर एक दूसरा का सहायता नहीं करता, तो जैसे मूवमेंट चलाना और न्याय मिलना नामुमकिन है। क्योंकि प्रॉब्लम अगर फिलहाल जो है ये पंजाब से सीमित नहीं है, पूरा देश संकट में है। मणिपुर, कश्मीर, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, पूरा देश संकट में है। तो अगर हम जो पीड़ित लोग हैं, अगर हम साथ में नहीं आएंगे, तो इस सरकार को सामना करना और न्याय लेना बहुत डिफिकल्ट है। हिंदुस्तान दी सरकार, हिंदुस्तान दे लोग, हिंदुस्तान दी इकोनॉमी इस वेले हिंदुस्तान दी आर्थिकता दुनिया दी आर्थिकता दे विच बड़ी महत्वपूर्ण है। जदों दुनिया दे आला दर्जे दे मुल्क हिंदुस्तान नाल व्यापार करना चाहुंदे ने, साडे कैनेडा दी सरकार हिंदुस्तान नाल व्यापार करना चाहुंदी है, अमेरिका वाले ते होर बहुत सारे लोग, ये पावर हाउस है। हिंदुस्तान इस वेले एक रैकनिंग फोर्स है इकनॉमिकली, और न्यू इंडिया जिहड़ा उस दे विच बड़ी खुशहाली दीयां गल्लां असीं वीडियोज़ वेखदे हां, और प्रॉस्पैरिटी जिहड़ी है वो काफ़ी वड्डी गिनती च आ रही है। आम लोग जिहड़े ने, जिन्हां नूं कहिंदे सी कि गरीबी दी पद्धर तो गरीबी दी रेखा तो थल्ले रह रहे ने, उन्हां दी किन्नी क गिनती है? अमीर लोगों की जिहड़े खुशहाली लिया रहे हिंदुस्तान च, प्रॉस्पैरिटी लैवल जिथे ग्रोथ 8% है, उन्हां दी किन्नी गिनती है? एक्चुअली एक हिंदुस्तान नहीं है, दो हिंदुस्तान है। हमारा जो वर्तमान स्थिति ये है कि हिंदुस्तान में पार्टीशन हुआ। अमीरों का एक हिंदुस्तान है 350 मिलियन, गरीबों का एक हिंदुस्तान है 750 मिलियन। अमीरों का हिंदुस्तान है राइजिंग इंडिया, शाइनिंग इंडिया, पैसा बहुत है, बड़े बड़े मकान है, मर्सिडीज बेंज है, सब कुछ है, खाने पीने को बहुत कुछ है। लेकिन गरीबों के लिए जो 750 मिलियन है, सरकार के स्टैटिस्टिक्स अनुसार 70% 750 मिलियन इंडियंस वो गरीबी रेखा के नीचे है। और गरीबी रेखा क्या है? 20 रुपया पर डे, 20 रुपीज़ पर डे गरीबी रेखा है। अगर 100 रुपीज़ का गरीबी रेखा होता तो 80-85% इंडियन गरीबी रेखा के नीचे है। ना खाने को मिलता है, ना उनका एजुकेशन का चांस है, ना वो अस्पताल में जाएगा तो दवाई मिलेगा मुफ्त में, कुछ नहीं है। तो पार्टीशन है इन इंडिया एंड द पुअर आर, उनके लिए कोई नहीं है, उनके लिए कोई राइजिंग इंडिया, शाइनिंग इंडिया नहीं है, कोई सुविधाएं नहीं है, कुछ नहीं है, मरने की स्थिति में जैसा है। कॉलन जी, ये ग्रीन हंट ऑपरेशन किया, इसका बड़ा चर्चा चल रहा है, कुछ सूबे दे विच ग्रीन हंट ऑपरेशन चल रहा है। आदिवासी एरिया में अब नया ऑपरेशन हो गया, जैसा पंजाब में था ग्रीन रेवोल्यूशन, अब आदिवासी एरिया में ग्रीन हंट। ग्रीन हंट का मतलब ये है कि केंद्रीय सरकार ने घोषित किया सिविल वॉर अगेंस्ट आदिवासीज, क्योंकि जहाँ जिस इलाके में आदिवासी लोग रहते हैं उधर काफ़ी मिनरल्स जैसा है, मिनरल्स और ये जैसा मैंगनीज, आयरन वगैरह उसमें है। तो सारी कंपनियां उसमें उधर गया, कंपनियां को माइनिंग करने का है। माइनिंग अगर करेगा तो ज़बरदस्ती से ज़मीन लेने का आदिवासी को, तो उसको सपोर्ट में पैरामिलिट्री फोर्सेस गए, स्टेट पुलिस भी गए, और सेंट्रल गवर्नमेंट से चिदम्बरम साहब ने पैरामिलिट्री फोर्सेस भेजा। तो एट गन पॉइंट आदिवासी को कह देगा यू गेट आउट ऑफ दिस लैंड, यू लीव दिस लैंड। तो आदिवासी को क्या करने का है? वो हथियार बनाएगा अपने घर में, कोई ऑटोमेटिक AK-47 नहीं उनके पास, कोई हथौड़ा लेगा, कोई ये लेगा, कोई घर में बनाएगा कुछ ना कुछ और फाइट करेगा।
और अगर फाइट करेगा, डिफेंसिव बैटल अगर करेगा, आई विल रेजिस्ट, मेरी ज़मीन है, मैं ज़मीन देना नहीं चाहूँगा, तो यू आर रेजिस्टिंग, देयरफॉर यू आर बिकम टेररिस्ट, सो देन दे आर किलिंग पीपल। बहुत सारे लोगों को ख़त्म किया इन द स्टेट्स ऑफ छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, लालगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा, दे आर किलिंग द आदिवासीज। ਔਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗਰੀਬੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ 20 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ, मेरा ख्याल है पंजाब तो ਇਹੋ ਜਿਹੇ लोग नहीं होने। लोगों को लगता है कि पंजाब पूरा देश को अनाज दे रहा है, तो पंजाब में कोई गरीबी नहीं है, और लोग अभी भी कहता है कि पंजाब में कोई गरीबी नहीं है, लेकिन औपचारिक स्टैटिस्टिक्स अनुसार पंजाब में 40% लोग गरीबी रेखा के नीचे है। 40%। देश में 50, 60, 70% तक गया, पंजाब में 40% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। आपको ये भी मालूम है कि आत्महत्या करने वाले किसान, करीब 3000 किसान आत्महत्या किया, क्योंकि उनके घर में कोई सामान नहीं था, कोई अनाज नहीं था, कोई पैसा नहीं है। तो गरीबी बहुत है पंजाब में और बढ़ते जा रहा है। हाँ, पंजाब में अमीर लोग भी है बहुत। जैसे मैंने कहा कि देश के स्तर पर 2 हिंदुस्तान हो गया, तो पंजाब में भी 2 पंजाब जैसा हुआ। अमीरों का पंजाब अलग है और गरीबों का अलग सा है। पूरा देश में ये जो सेपरेशन है वो तो हो रहा है पंजाब में भी। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ, ਸਿੱਖ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕ ਨੇ ਕਾਫੀ। ਹੁਣ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੱਤਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਦਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ मनुखी हकों की काफ़ी सुनवाई है। इंडिया में जिसका जो आर्थिक शक्ति है, ये इंडिया का आर्थिक शक्ति इतना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो देश है वो इंडिया से व्यापार करना चाहेंगे, बिजनेस करना चाहेंगे, रिलेशंस, इकोनॉमिक रिलेशंस बनना चाहेंगे। तो जब इंडिया के साथ ट्रेड रिलेशंस के लिए वो लोग आते हैं, तो इंडिया का पोजीशन ये है कि आप मानवीय हक के बारे में आप बात मत करो, आप ट्रेड करो। आप अगर मानवीय हक के बारे में बात करोगे तो आपका ट्रेड रिलेशन खराब हो जाएगा। ये क्लियर धमकी है, जैसा पोलाइटली लेकिन धमकी है भारत सरकार की तरफ से। इतना उनका ये है, क्या कहते हैं, ईगो, भारत सरकार का ईगो है कि आप इस बारे में बात मत करो, गरीबों के बारे में बात करना मत। आप अगर रिलेशन रखना चाहेंगे तो फर्स्ट पार्ट 350 मिलियन इंडियन जो रिच इंडियंस है उनके बारे में बात करो और उनके साथ में ट्रेड करो। इंडिया सरकार कोई भी आलोचना सुनने के लिए तैयार नहीं है, जो डेमोक्रेटिक बातें हैं। देखिए साहब, आपके देश में इतने लोग कत्ल हो गया, डेमोक्रेसी इस एरिया में खत्म हो गया, लोगों को जान से मारा, लोगों को डिसअपियर किया, क्रेमेशन हो गया पंजाब में, ये हो गया बॉम्बे में, ये हो गया गुजरात में, लेकिन भारत सरकार कोई भी आलोचना सुनने के लिए तैयार नहीं है। और दुख की बात यह है कि इंटरनेशनल लेवल पर जो देश पहले आलोचना करते थे, डिस्कशन करते थे, अब सब चुप हो गए, क्योंकि ट्रेड करना चाहेंगे, प्रॉफिट करना चाहेंगे, चुप हो गए लोग। सो हिंदुस्तान की सरकार कैटेगरी ये कह दी है कि जे व्यापार करना है तो व्यापार करो, जो मनुखी हकों की गल की तो गेट आउट। गेट आउट तो नहीं कहता है, उतना क्रूड तो नहीं है, लेकिन अगर आप ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करना चाहेंगे, ह्यूमन राइट्स संगठनों के साथ में आप रिश्ता रखना चाहेंगे तो रखो, लेकिन ट्रेड की बात मत करो साहब। ऐसा है, डिप्लोमेटिक तरीका होता है बोलने का, चेतावनी देने का डिप्लोमेटिक तरीका होता है। प्लीज डोंट ट्रबल अस। ये इंटरनल अफेयर, ह्यूमन राइट्स, किलिंग, मर्डर, जेनोसाइड, ये इंटरनल अफेयर है। यू प्लीज डोंट गेट इन्वॉल्व इंटरनल अफेयर।
ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀ। करेक्ट, चीन और इंडिया एक जैसा है। दीज आर टू राइजिंग वर्ल्ड पावर, और वर्ल्ड पावर का इतना आत्मविश्वास होता है, दे डोंट केयर नाउ कि ह्यूमन राइट्स का कोई लिखेगा, कोई बोलेगा, गोंसाल्विस साहब कुछ कहेगा, कुछ केस करेगा, हमारा कोई चिंता नहीं है। वी आर वर्ल्ड पावर्स, सो वी आर नॉट कंसर्न विद ह्यूमन राइट्स, वी आर ओनली कंसर्न विद इकोनॉमी। और मनमोहन साहब का, इस सरकार का जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी ये है, वी आर कंसर्न ओनली विद मनी, नॉट विद मोरालिटी, स्पिरिचुअलिटी, मानवीय हक। Are you implying that India is an international bully? India is very much international bully, as much as China is international bully, very much. We have the muscle. India has economic muscle, no moral muscle, no spiritual muscle. Not one muscle is left. Spirituality is finished in the land of Gandhi and our yogis and our saints. Spiritualism khatm ho gaya. We have power. Might is right. We are definitely a bully, no doubt. ਕਾਲਨ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੜੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸ ਵੱਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਦੇ ਦੀਵੇ ਜਲਾਏ ਗਏ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ? करेक्ट, दुख की बात है। एक्चुअली तमाम सिख लोग जो है वो गर्व से देखता है मनमोहन साहब को कि ही इज अ सिख एंड ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एवरी सिख इन दिस वर्ल्ड, कनाडा में हो या इंडिया में हो, वी आर प्राउड दैट ही इज द प्राइम मिनिस्टर। बट उसने ऊपर ऊपर का आश्वासन दिया, नॉट जेन्युइन। उसने बोल दिया तो बोल दिया, लेकिन दिल से उसने काम नहीं किया। उसका पावर है, प्राइम मिनिस्टर का पावर है, वो 1 मिनट में ऑर्डर कर सकता है और प्रोसिक्यूशन हो जाएगा। अन्ना हजारे ने कहा कि he is powerless, his remote control is in the hands of Sonia Gandhi. नो, अन्ना हजारे इज रॉन्ग। लोग कहता है कि वो पपेट जैसा है ना, वो सोनिया गांधी के हाथ में पपेट है, लेकिन ये गलत है। ही इज अ मैन ऑफ स्टील, बट ही इज यूजिंग हिज स्टील रॉन्गली। ही इज अ मैन ऑफ स्टील, ही कैन डू जस्टिस टू द सिख्स, सिखों को न्याय दे सकता है। प्रोसिक्यूशन करो, ये हमारा सिंपल डिमांड है। जिसका जो मर गया वो मर गया, वो दोबारा वापस नहीं आ सकता है। एटलीस्ट यू प्रोसिक्यूट द गिल्टी। लेकिन उनका कैबिनेट में, उनका गवर्नमेंट में ऐसे लोग हैं जो क्रिमिनल है, जो सिखों के जेनोसाइड में हिस्सा लिया। यू विल मेक देम योर पार्ट ऑफ योर गवर्नमेंट, यू विल नॉट पनिश। तो ही मेड अ फॉल्स स्टेटमेंट, फॉल्स प्रॉमिस। ये हमारे हिसाब से we feel very sad. He made a false promise to the nation that I will do something, लेकिन कुछ नहीं किया। जब आप कनाडा आए, आपने सुना होगा कि हमारे प्रधानमंत्री यहाँ भी आए थे। Yes. हमारी सरकार कनाडा के प्राइम मिनिस्टर से मिले थे। Yes. It is very sad, क्योंकि वो कनाडा में आया और कनाडा में कहा कि among Sikhs extremism is rising. And it is a very sad statement to make. I think in the Sikh community, 99.9999% law-abiding citizens है, upright citizens है। वो कनाडा को मजबूत बनाएगा। They will make Canada a strong democratic nation, democratic people. गलत क्या है, वो बोल दिया democratic rights, human rights के बारे में कुछ statement दिया। They must have protested some injustice. That makes you extremist. Human rights के बारे में बहस करना तो you have become terrorist. What is the meaning? He should not have made that statement. And I ask him, मनमोहन साहब जी आप बताइए, कौन है ये terrorist, कौन है ये extremist? है कोई एक बंदा, 2 बंदा होगा? Out of 1 million Sikhs in Canada, you have 1 or 2, some terrorists are roaming around. And if they are roaming, you catch them, you punish them. No problem. We will support, you catch them. But to insult, I think it is an insult to the Sikh people. The Prime Minister comes and says कि पूरा community को stigmatize किया, पूरा community को बदनाम जैसा किया कि these are people.
और प्राइम मिनिस्टर अगर कहेगा तो आम जनता क्या करेगा? दे विल थिंक दिस मैन इज अ सिख, ही मस्ट बी अ टेररिस्ट. इट इज वेरी सैड व्हाट ही डिड. पता नहीं किसने उसको इंफॉर्मेशन दिया, बट ही इज प्राइम मिनिस्टर, ही शुड नो. ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੋਚ ਕੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਹੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ? ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ? ਕੀ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਸਿੱਖ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੋਏਗਾ? इंडिया का क्या ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ? इंडिया में जनरली कैनेडियन सिक्स के बारे में पॉजिटिव विचारधारा है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, पॉजिटिव अंडरस्टैंडिंग है कि ये लोग परदेश गया और बड़ा मतलब दे हैव डन वेल फॉर देमसेल्व्स, सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया और कनाडा में रिस्पेक्टेड पोजीशन है. कुछ लोग एमएलए भी हैं, कुछ लोग गवर्नमेंट में है. सो वेरी पॉजिटिव इमेज अबाउट कैनेडियन सिक्स. लेकिन शायद इंडिया के लोगों को ये नहीं मालूम है कि कैनेडियन सिक्स आर ऑल्सो सोशल एक्टिविस्ट, सोशल वर्कर्स. दे आर इन द गुरुद्वाराज एवरीवेयर, दे आर डूइंग सोशल वर्क ऑल्सो. इस साइड को ये इस तरह का जो देखने का मौका है वो इंडियंस को नहीं मिला. दे नो कि कैनेडियन सिक्स बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, बट दे आर ऑल्सो सक्सेसफुल सोशल वर्कर्स, सोशल एक्टिविस्ट एंड सो ऑन. ये मुझे सीखने को मिला कनाडा आने के बाद, और मैं कई शहरों में गया तो कनाडा में आने के बाद मुझे इस एस्पेक्ट को देखने को मिला. दिस अ वेरी फाइन एस्पेक्ट ऑफ सिक्स इन कनाडा. ਹੁਣ ਕੋਈ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ? ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕ, ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵਕੀਲ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲੱਗੇ. ਇੱਕ ਆਸ ਬੱਝੀ ਸੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ. ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ? एक्चुअली मेरा पूरा उम्मीद है कि हिंदुस्तान में एक सामाजिक जैसे क्रांति होगा, जैसे जयप्रकाश नारायण ने कहा कि संपूर्ण क्रांति, जिसमें आर्थिक परिस्थिति में बदलाव आएगा, जो मॉरल जो स्पिरिचुअल स्थिति में इसमें भी परिवर्तन आ जाएगा, क्योंकि हमारे देश में स्पिरिचुअलिटी तो खत्म हो गया, मोरालिटी खत्म हो गया, भ्रष्टाचार बहुत है. लेकिन मुझे लगता है कि एक सोशल रेवोल्यूशन जैसा होगा, ये होने का संभावना है. ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੋਹਨਦਾਸ ਕਰਮਚੰਦ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਸ ਬਣਾਈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਰਹੀਆਂ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੂਸ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਏਗੀ. ਅਸੀਂ CPI ਤੋਂ CPM ਚਲੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ CPM ਵਾਲੇ ਅੱਛਾ ਨਕਸ਼ਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸਨ. ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ CPMLL ਚਲੇ ਗਏ. CPML ਨੇ ਕਈ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ. ਚਾਰੂ ਮਜੂਮਦਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਆਏ, ਬੜੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ. ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ, ਚਿੰਤਕ ਲੋਕ ਫੇਰ ਸਾਡੀ ਆਸ ਬੁਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਏਗੀ. ਕੌਣ ਲਿਆਏਗਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀ? ਕਿਸ ਛਤਰੀ ਹੇਠ ਆਏਗੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ? ਕੌਣ ਲੀਡਰ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? अन्ना हजारे, बाबा रामदेव, कौन ने ਤੁਹਾਡੇ ख्याल ਚ? बाबा रामदेव के बारे में मैं बोलना नहीं चाहूँगा क्योंकि उसको योगा का गुरु है, लेकिन बाबा रामदेव ने बहुत बड़ा बड़ा आश्रम बनाया, तो बाबा रामदेव के बारे में मैं ज़रा कम बोलना चाहूँगा. लेकिन हमारे देश में नीचे से नया लीडरशिप आ जाएगा, और जैसा उदाहरण मैं देना चाहूँगा इरोम शर्मिला जो मणिपुर में है. इरोम शर्मिला 38 इयर्स का है, उसका उम्र, लड़की है जिसका कोई पॉलिटिकल ट्रेनिंग नहीं है. और इरोम शर्मिला 9 साल पहले जब वो बाज़ार में थी तो उसने देखा CRPF के जवान आए थे और 18 जो सब्ज़ी मंडी के लोग जो है वेजिटेबल वेंडर्स, उनको जान से मारा, रिवेंज किलिंग में. और उसी दिन से उसने निर्णय लिया कि मैं भूख हड़ताल करूँगी. तो उसने ना पानी पिया ना खाना खाया और 9 साल से है जेल में. इस आरोप पर, आत्महत्या करने का आरोप में 9 साल से जेल में है. टोटली नॉन वायलेंट पर्सन.
Only she is going on hunger fast. She is in jail for 9 years. और मणिपुर में एक भी व्यक्ति नहीं होगा जिसको इरोम शर्मिला का नाम मालूम नहीं है. She is the leader, spiritual leader of Manipur people. अब देखिए मणिपुर के बाहर किसी को इरोम शर्मिला का नाम नहीं सुना. मणिपुर के बाहर इस तरह से हर स्टेट में लोग हैं. 9 साल किस तरह जिंदा रखा जा रहा है जो भूख? वो उसके यहाँ से ट्यूब डाला जाता है पेट में और ज़बरदस्ती से उसको मिल्क या मिल्क पाउडर के जो प्रोडक्ट्स है वो यहाँ से फोर्स फीडिंग किया जा रहा है 9 साल से. एंड शी इज़ अ स्पिरिचुअल लीडर ऑफ द पीपल. और उनका एक ही डिमांड है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट इसको रद्द करो, क्योंकि इस कानून में ऐसा एक प्रोविजन है कि आर्म्ड फोर्सेस का अधिकार है कि जान से मारना शक से. अगर किसी के ऊपर शक है दैट इज इनफ. सबूत होना जरूरी नहीं है. शक है तो उसको जान से मार सकता है. और कोई पुलिस ऑफिसर के ऊपर या आर्म फोर्सेस आर्मी के ऊपर आप केस नहीं लगा सकते क्योंकि कानून ऐसा है. कि विनायक सैन वर्गे लोग इनकलाब लिया सकते हैं? मुझे लगता है कि विनायक सेन जैसे लोग अगर सब साथ में आएंगे तो विनायक सेन अकेला कुछ नहीं कर सकता. इरोम शर्मिला के लिए कुछ नहीं कर सकती है. लेकिन इस तरह से मुझे लगता है कि 1000, 2000, 3000 लीडर हैं, न्यू इंडिया लीडरशिप जो पॉलिटिक्स में नहीं है, जो बीजेपी में नहीं है, सीपीएम में नहीं है, सीपीआई में नहीं है, इसमें नहीं है, कांग्रेस में नहीं है, लेकिन नया लीडरशिप जो नीचे से ऊपर आ रहा है. लोगों को मालूम नहीं है, लोगों को, क्योंकि क्या है हमारा मीडिया ऐसा है, मीडिया का कोई अटेंशन नहीं है इनके ऊपर. जो लीडर है जो हर दिन स्ट्रगल कर, मेधा पाटकर जैसे लोग, these are the leaders of modern India. जिस क्रांति ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਜੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਜਿਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਲਿਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲ ਰਿਹਾ, ये फिर ब्लड शेड होएगा, खून खराबा होकर एक क्रांति आएगी. हर सोशल रेवोल्यूशन में ब्लड शेड होता है. और ब्लड शेड होता है इसलिए नहीं कि लोग जो नीचे से ऊपर आ रहे हैं इनके पास हथियार है. इनके पास कोई हथियार नहीं है. ये लोग ब्लड शेड करना नहीं चाहते हैं. ये नॉन वायलेंट लोग हैं. आदिवासी लोग नॉन वायलेंट है, दलित नॉन वायलेंट है, झुग्गी झोपड़ी नॉन वायलेंट है, खेतीहर मजदूर नॉन वायलेंट है, किसान लोग नॉन वायलेंट है. लेकिन हिंसा होता है ऊपर से, सरकार की तरफ से. स्टेट इज द बिगेस्ट टेररिस्ट. ऊपर से फ्रॉम सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस, इंटेलिजेंस ब्यूरो, इनके तरफ से वायलेंस होगा. यू सी इन अरब कंट्रीज लोगों के पास कोई हथियार नहीं है, सिर्फ संख्या है और एकता है. लेकिन इनको खत्म करने के लिए स्टेट यूजेस वायलेंस. ब्लड शेड निश्चित होगा इंडिया में. इट विल डेफिनेटली, ब्लड ऑफ द पीपल विल फ्लो. शहीद, बहुत लोग शहीद होंगे इन चेंजिंग सोसाइटी, निश्चित. दैट इज द फ्यूचर ऑफ इंडिया, वेरी डार्क फ्यूचर. बहुत ही खतरनाक जैसी स्थिति होंगी. मैं इन्ना निराशावादी नहीं हाँ. मैनू इस तरह लगता कि जिहड़ियां गल्लां तुसीं दस रहे हो किसी हद तक कई गल्लां उहदे विच सच्चियां ने, पर जिहड़ी क्रांति की गल तुसीं दस रहे हो खास तौर दे उत्ते हिंदुस्तान वर्गे वड्डे मुल्क दे विच जिथे दर्जनां ही बोलियां ने, सैकड़े धर्म ने, बहुत वड्डी पापूलेशन है, किन्नियां स्टेट्स, यूनियन टैरेटरीज ने, इन्हां लोकां नूं इकट्ठा रखना केंद्र दी सरकार चलाउणा एक बड़ा सिरदर्दी वाला काम है. गुड गवर्नेंस जिहड़ी आ ਉਹਦੇ ਲਈ सख्ती ਵਰਤਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, अनुशासन कायम रखना पैंदा, वरना मुल्क के टुकड़े हो जाएंगे. कई बारी सख्ती वरतनी पैंदी है. डिसिपलिन, अनुशासन, एकता ਲਈ फौज, पुलिस ये वरतनी सरकार ਦੇ गुड गवर्नेंस ਦੇ टूल ने. ये तुसीं किवें मुनकर हो सकते हो? मनुखी हकों के आधार पर बगावत हो जाए हिंदुस्तान च, टुकड़े हो जाए हिंदुस्तान के. देखिए लोगों में अनुशासन है, आम जनता में अनुशासन है, आम जनता में ईमानदारी है. आम जनता चाहते कि पूरा देश मजबूत हो, डेमोक्रेटिक हो और देश मजबूत हो. ये एक तरीका का अनुशासन है जो आम जनता में है. फिलहाल आम जनता में कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जो चाहता है कि हम टुकड़ा हो जाओ, ये टुकड़ा हो जाओ, ये टुकड़ा, कोई नहीं चाहता है. शायद कश्मीर में आज़ादी का डिमांड है क्योंकि कश्मीर के लोगों को लगता है कि हम इस देश में नहीं रह सकता. लेकिन कश्मीर छोड़ के मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा ग्रुप है जो कहता है कि हम अलग होना चाहेंगे. सिक्किम एनेक्स कर दिया. या अगर लोग कहेंगे कि हमें कोई सेपरेट स्टेट चाहिए तो वकील के तरफ
वकील होने के नाते मैं कह सकता कि ये उनका बोलने का जन्मसिद्ध अधिकार है। लेट अस सपोज सम पार्ट वांट्स टू बी इंडिपेंडेंट सेपरेट स्टेट, जैसा ईस्ट तिमोर, इंडोनेशिया से ईस्ट तिमोर अलग हो गया, बोलने का जन्मसिद्ध अधिकार है। नोबडी कैन से आपने कहा कि हमें सेपरेट पार्ट चाहिए, यू आर अ टेररिस्ट, यू आर सेपरेटिस्ट, यू आर इंसर्जेंट, यू कैन नॉट से। बोलने का अधिकार है। कानूनी तरीके से अलग स्टेट के लिए आप एजिटेशन कर सकते, कानूनी तौर से आप लीगल मेजर्स ले सकते हो यूएन में, अगर अलग अलग जगह में। ओनली थिंग विद इन कॉन्स्टिट्यूशन, यू कैन नॉट टेक अ गन एंड शूट समबडी, यू कैन नॉट टेक अ बॉम्ब एंड किल समबडी। बट इवन फॉर सेपरेट स्टेट लाइक द कश्मीरी पीपल, जब लोग कहते हैं कि आज़ादी, हमें आज़ादी चाहिए, वो बोलने का अधिकार है। हमारा संविधान में, हमारा क्रिमिनल कोड में बोलने का अधिकार है। एज इंडियन सिटीजन यू कैन से हमें सेपरेट हिस्सा चाहिए। यू मे गेट, यू मे नॉट गेट, वो अलग बात है। आप सफल हो सकता है, आप असफल हो सकता है, वो अलग बात है। लेकिन यू हैव अ राइट टू स्पीक, यू हैव अ राइट टू शाउट स्लोगन्स, यू हैव अ राइट टू एजिटेट, लीगली यू हैव अ राइट। ਸਿੱਕਮ ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਨੂੰ ਐਨੈਕਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਐਨੈਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਲੋਕ बड़े प्राउड हिंदुस्तानी बन गए। मुझे लगता है कि जनरली लोगों को इंडिया नेशन के बाउंड्रीज में वो लोग रहना चाहेंगे। डिमांड ये है कि ये सिस्टम जो है, कैपिटलिज्म का जो सिस्टम है, अन्याय का जो सिस्टम है, इसमें ज़बरदस्त परिवर्तन होना ज़रूरी है। ये एक्सप्लॉयटेशन जो है ये ख़त्म होना चाहिए, ये हिंसा जो है ये ख़त्म होना चाहिए, ये भ्रष्टाचार ख़त्म होना चाहिए। मुझे लगता है कि इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक नेशन बनाना मुश्किल है, लेकिन इसके लिए लोग फाइट कर रहे हैं। लोग नहीं फाइट कर रहे कि हमको अलग अलग होना है। वी वांट टू मेक इंडिया अ स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक स्टेट, बट दैट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट फाइट, क्योंकि हमारे सरकार में जो लोग हैं और ऑपोजिशन में जो लोग हैं, ये ब्रिटिश से भी और बेकार है, ब्रिटिश से भी और खतरनाक है। दे डू मोर वायलेंस देन द ब्रिटिश ने जो हिंसा किया हमारे लोगों के ऊपर, मुझे लगता है कि इंडियन लोगों के ऊपर ज्यादा हिंसा करता है। जनरल ड्वायर ने ओपन फायर किया। जनरल ड्वायर वाज सैक्ड फ्रॉम द आर्मी इन डिसग्रेस। Our policemen, our army people, our security forces, we are killing Indians in the hundreds. We get promoted, we don't get punished. So this is stronger than the British. ये जो सरकार है ये ब्रिटिश से भी और 10 गुना मजबूत है। इनको चेंज करना और इंडिया में डेमोक्रेसी लाना बहुत लंबा रास्ता है। ਅਖੀਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ? ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ? ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ? आम जनता, गरीब जनता लेकर आएगा, क्योंकि गरीब जनता बहुत परेशान है, गरीब जनता दुखी है, गरीब जनता और सहन करने के लिए तैयार नहीं है। गरीब जनता लाएगा चेंज, नीचे से आएगा, और जब आएगा तो मालूम नहीं पड़ेगा, अचानक से उभर के आएगा। रशिया में लोग कहते हैं कि जब क्रांति हुआ तो सब लोग मतलब मजाक कर रहे थे, दारू पी रहा था, मजाक कर रहा था। इंडिया में होगा, जब क्रांति होगा तो कुछ लोग क्रिकेट देखते रहेगा, कुछ लोग फैशन शो देखते रहेगा, लेकिन अचानक से क्रांति हो जाएगा और लोग कहेगा ये कहाँ से आ गया, अचानक से इतना लोग कहाँ से उभर के आए। लेकिन होगा, इस तरह से होगा, मालूम भी नहीं पड़ेगा, लेकिन होगा। कितनी देर में होगा? मुझे लगता है कि 10 साल होगा कम से कम। बहुत लंबा रास्ता है, जल्द नहीं होगा, क्योंकि स्टेट का जो टेरर है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेरर है। स्टेट का जो कैपेसिटी है लोगों को खत्म करने का, लोगों को टॉर्चर करने का, बहुत स्ट्रॉन्ग है। इंडियन स्टेट इज वन ऑफ द, इंडिया और चाइना स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेट्स इन द वर्ल्ड। अमेरिका वगैरह वगैरह कुछ नहीं है इंडिया का तुलना में और चाइना का तुलना में। स्टेट टेरर इज वेरी स्ट्रॉन्ग। इनको धीरे 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 से हटाना, बहुत खून बहेगी और बहुत समय लगेगा, जल्द नहीं होगा। Colin ji, thank you very much. Really appreciate your time. Thank you.